डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कार्यक्रम और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और आज हमने आमंत्रित किया है डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका थैंक यू इस शो में। मैं चाहूंगी कि आप हमें 23 साल पीछे लेकर जाएं और कारगिल विजय दिवस जो दिन था वो उसके बारे में हमें बताएं, खास तौर से हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें पता चले कि वो जीत कितनी मैसिव थी। जी जरूर। सबसे पहले डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इस दिन मैं उन सभी सैनिकों के परिवारों को शत शत नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज हमें इस गौरवशाली पल का एहसास दिलाया। यदि उस पल की बात करें तो तमाम युवाओं को मैं यह बताना चाहूँगा कि ये पहला युद्ध नहीं था हमारा पाकिस्तान के साथ। इससे पहले 1948, उसके 17 साल बाद 1965 और 1971 तीनों युद्ध बहुत निर्णायक रहे थे, जिसमें भारतीय सेना ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान को तीनों बार मुंह की खानी पड़ी थी। ये 1948 में कश्मीर JNK हमारा एक अभिन्न अंग बना। 1965 में भी एक बेहतरीन जीत दर्ज की और 1971 एक रिमार्केबल माइलस्टोन रहा, जहां ना खाली हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, बल्कि किसी भी वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी रेगुलर आर्मी का ये सबसे बड़ा सरेंडर था जो कि जीत हमें हासिल हुई। पर उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने दोबारा हिमाकत की और 1999 में हमें कारगिल युद्ध के लिए दोबारा मजबूर किया, जहां उन्हें फिर मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरह से ये बात शुरू हुई। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक था। कारगिल युद्ध के बारे में बात करें तो ये मई 1999 से लेके 26 जुलाई 1999 तक चला। तो 26 जुलाई, क्योंकि 26 जुलाई को फाइनली उनके तमाम पोजीशंस जहां पे उन्होंने हथियाए थे वहां से उनको वापस खदेड़ पाए हम और वो निकले वहां से, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। ये बहुत ही ऐतिहासिक बैटल थी जहां पे जूनियर लीडरशिप ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह गाथा शौर्य, वीरता, बलिदान की है। अनेकों हमारे सैनिक जूनियर लीडरशिप के नाम रोशन किया, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा हम सब जानते हैं, जो कहते हैं, जिनका स्लोगन बहुत फेमस रहा है कि ये दिल मांगे मोर। कैप्टन मनोज पांडे, उनका बलिदान अगेन सर्वोच्च था। उसके अलावा 2 और परमवीर चक्र थे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और अनेकों महावीर चक्र, वीर चक्र। राजस्थान से हमारे तकरीबन 50 से अधिक सैनिकों ने बलिदान दिया था और उसके अलावा कई हमारे सैनिक घायल भी हुए थे। ओवरऑल तकरीबन 500 सेक्रीफाइस हमारे सैनिकों के थे और तकरीबन 1000 के करीब घायल। और पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदों ने ये कोशिश की थी उन सबको हमको मुंह की खानी पड़ी थी और उन सबका बलिदान हमने एज वापस लिया और अपनी तमाम ऊंचाइयों और अपनी तमाम सीमा सुरक्षा स्थितियों को वापस मजबूत किया। और इसलिए हम इस दिन को आज बड़े गर्व के साथ एक गौरवशाली रूप में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपके साथ बैठकर मुझे बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ मैं, और मैं सभी जितने भी हमारे जवान जो उस वक्त शहीद हुए और जो अभी भी सरहद पर हैं उन सबको सल्यूट करती हूँ। सर, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। मेरा भी उनको सल्यूट है और उन सब तमाम परिवारों को सल्यूट है जिनकी वजह से आज हमें इस गौरवशाली पल का हिस्सा बने हैं। एब्सोल्युटली। मैं जानना चाहूंगी कि कारगिल विजय दिवस इतना बड़ा दिन है, इतना ऐतिहासिक दिन है और मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन हर जगह होता है, तो किस तरीके से कारगिल विजय दिवस इतने सालों से मनाया जा रहा है? जी, भारतीय फौज का एक बहुत अच्छा इतिहास है कि हम अपने सैनिकों को और उनके बलिदान को सर्वोपरि रखते हैं और उसे भूलते कभी नहीं है। तो एक परिवार की तरह हमारा रिश्ता रहता है हमेशा से और हम अपने बलिदान को हमेशा एक बहुत सोलम तरीके से मनाते हैं। तो कारगिल की जगह पर ही एक बड़ा कारगिल वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई और उसके अलावा ये अमर जवान ज्योति स्थल पर दिल्ली में हमेशा एक प्रोग्राम रहता है और पूरे देश भर में जहां भी हमारे वॉर मेमोरियल्स हैं
वहाँ हम ज़रूर एक सोलम तरीके से रीथ लेइंग की सेरेमनी और अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। हमेशा से कोशिश रहती है कि उनके परिवारजनों को वहाँ पर बुलाया जा सके, उनको सम्मानित किया जा सके और वो एक हिस्सा अभिन्न अंग की तरह हमारा बनते रहे हैं और हमें उस तरह से शक्ति प्रदान करते रहे हैं और इसी तरह से ये सेलिब्रेशन चलती रही है और आगे भी जारी रहेंगी। जी, हमने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं आर्मी ऑफिसर्स के, लेकिन आज आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक आर्मी ऑफिसर का, आर्मी पर्सनल का अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मैं बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि चैलेंज हमें मोटिवेट करता है और जहाँ तक फौज की बात आती है तो जो रिक्रूट्स भी आज अगर देखें कि इवन जो बच्चे रिक्रूटमेंट्स की एस्पिरेशंस रखते हैं, हमारे राजस्थान के शेखावटी रीजन में देखें, वो अपने को चैलेंज कर रहे होते हैं कि मैं आगे आऊँ और मैं भर्ती के लिए अपने को फिट करूँ। तो वो चैलेंज एक आपकी भर्ती होने से पहले ही आरंभ हो जाता है, जब आपके जहन में, आपकी सोल में अगर फौजी बसता है तो। जी हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि फौज में आने के बाद एक सोल्जर के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। वो इस तौर पर रहते हैं कि उनको सबसे पहले नेचर का चैलेंज रहता है, जैसे इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है, परिवारों से दूर रहना पड़ता है, लंबे अरसे तक उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, इस तरह की भी परिस्थितियाँ रहती हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आउट ऑफ एरिया पीस कीपिंग मिशंस में जाना पड़ता है, वहाँ भी दूर दराज फॉरेन लैंड्स में भी वो अपनी सर्विस नेशन के तौर पर दे के आते हैं। और यदि आप देखें तो चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो, चाहे किसी भी तरह की आपदा देश में किसी पर भी आए, तो एक सोल्जर अपने परिवार को पीछे रखते हुए, अपने को पीछे रखते हुए सर्व विद ऑनर के मोटो से देश हित में सबसे आगे रहता है। तो ये चैलेंजेस ज़रूर रहते हैं, पर वो खुशी से उनका सामना करता है और इस बात का हमें नाज है कि हमारे सोल्जर्स वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स हैं जी वर्ल्ड में। जी बिल्कुल। और ये चैलेंजेस तो फेस करते हैं, लेकिन बड़ी खुशी के साथ फेस कर पाते हैं और पता नहीं चलता कि वो क्या जा रहा है उनके अंदर, क्या सोच रहे हैं, वो उतना कभी हम लोग पता नहीं लगा पाते। इस बारे में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हर एक यूथ के लिए जो हमें आज सुन रहा है कि चैलेंजेस हमेशा रहेंगे ज़िंदगी में, पर हमें चैलेंज्ड फील नहीं करना है, जिसका तात्पर्य है कि मुझे ये नहीं सोचना है कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, बल्कि हम एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे कि इसे मुझे किस तरह से करना है। तभी वो जज्बा, जोश और जज्बात नजर आते हैं और उसको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो कभी चैलेंज फील ना करें, चैलेंजेस को खुशी से सामना करें। यहाँ पे एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि कैसे एक सोल्जर अपने आप को इतना मेंटली स्टेबल रख पाते हैं? हमारी स्ट्रेंथ, हमारी एज अ टीम कामरेडरी, हमारी फैमिली, हमारे देशवासी हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ है और वही हमारे हमेशा बैकबोन बन के रहते हैं और रहेंगे और वही हमारी कामना है। हम देश हित में अपने को तत्पर सदैव अग्रसर रखें और हमें हमारी देशवासियों की सपोर्ट हमेशा मिलती रहे। वंडरफुल। यहाँ पे मेरा एक और सवाल ये बनता है कि एक आर्मी पर्सनल की, एक सोल्जर की, एक आर्मी ऑफिसर की आमजन से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशंस आमतौर पर किसी से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अपने से रखनी चाहिए। परंतु यस, एज एन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, किसी भी तरह से एज अ सोल्जर, ऑफिसर, किसी भी पद पर हो, सबसे पहले एक भारतीयता की फीलिंग बहुत ज़रूरी है और वही एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमने अगर तमाम बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने के लिए अपने को आगे रखा है तो हमारे नागरिक पीस एरियाज को उतना ही सुदृढ़ रखें ताकि हमारा देश एक एज इंडियन, एज भारतीयता में एकजुट रहे और हमारा देश सुदृढ़ बने, सशक्त बने। वो अपना रोल एज अ सिविलियन उसी तरह से एक सैनिक के रूप में अंदर निभाए। वंडरफुल। हमें आज़ाद हुए भी 75 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस साल, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और फौज के लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि पिछले वर्ष से ही 1971 की बैटल का 50वीं वर्षगांठ थी, जिसको हमने स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया। तो स्वर्णिम विजय वर्ष को आप समझें कि एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में आगे 75वें वर्षगांठ में तब्दील होता चला जा रहा है और हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत तरह के प्रोग्राम्स जिसमें स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करना,
यूथ को अवेयरनेस क्रिएट करना, चाहे एडवेंचर की तरफ मोटिवेट करना, जी फौजी लाइफ के बारे में बताना, एक सोल्जर की लाइफ के बारे में बताना, हमारे वेटरन्स, हमारे जितने भी पराक्रमी योद्धा रहे हैं उनके बारे जानकारी देना, ताकि वो सब मोटिवेट होकर देश हित में कार्यरत रहे। और यही मकसद है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलजुल कर बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते चले जाना चाहिए और सीख लेते चला जाना चाहिए। जी बहुत से आमजन हैं जो शहीदों के परिवारों के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पर ये फ्री विल है। एज अ वॉलंटियर, एज अ सोसाइटी, एज अ ट्रस्ट, आप किसी भी रूप में जो हमारे वेटरन्स हैं जिन्होंने पूरा मदद किया है, अपना योगदान दिया है, या हमारे शहीद परिवार हैं उनकी मदद की जाए। सरकार और आर्मी पूरी तरह से अपने अपने फर्ज निभाती है, परंतु यदि कोई वॉलंटियरली चाहता है तो वो जुड़ सकता है, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड्स के थ्रू जुड़ सकता है, या कई गाँव में, कई विलेजेस में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी संस्थाएं हैं जो लोग मिलजुल कर मदद करती हैं। हाँ, आप सिर्फ सम्मानित करें उन्हें, एक डे टू डे रूटीन में उनको एज अ सैनिक केयरिंग की फीलिंग दिलाएं, तो आई थिंक उतना बहुत बड़ा योगदान होगा। और सम्मान से बड़ा कोई योगदान नहीं है एक सैनिक के। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे बहुत से युवा हैं जो आर्मी में आना चाहते हैं, आर्मी में दाखिला चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर अपने तमाम युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि आर्म्ड फोर्सेस इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूथ की ही ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जोश, जज्बे और जज्बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी एक बहुत ही यंग आर्मी है, और हम अपने यूथ्स को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बहुत अच्छी स्कीम सबके लिए अभी इजाद हुई है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इसके तहत आपको एक मौका मिल रहा है, जो भी देश सेवा का थोड़ा भी हिस्सा बनना चाहता है उसके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वे आए और अपना योगदान दे, एडवेंचर की फीलिंग ले, स्पोर्ट्स को सीखे, अपनी कौशलता को, अपने स्किल को निखारे, और जितना भी बढ़ चढ़कर अपना देश सेवा में योगदान देना चाहता है वो दे, और परमानेंट होकर रहना चाहता है तो आप कंट्रीब्यूट करें। और हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी अपनी आर्मी है, उसकी अपनी एयरफोर्स है, उसकी अपनी नेवी है, उसका हमेशा के लिए हिस्सा बने। जी, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से उनको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। एक और यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो लोग रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, हो गया तो कैसे मैनेज, बहुत सारा इफ एंड बट्स चल रहे होते हैं। उन्हें भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी प्रिपरेशंस पे फोकस करना चाहिए। जो फोकस करेक्ट होता है जीवन में, लक्ष्य पर फोकस करें। हमने हमेशा देखा था कि अर्जुन के लिए सामने लक्ष्य था, कैप्टन विक्रम बत्रा के सामने लक्ष्य था, तो दिल हमेशा मांगे मोर, उसको फॉलो करें और ज़्यादा ना सोचें, अपना फोकस रहे और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जी, हमारे आमजन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आमजन को संदेश यही है कि सबसे बड़ा हमारे लिए देश हित सर्वोपरि रहना चाहिए, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो मुट्ठी खाक की। और यदि उसी डिफेंस सेंस में बात करें तो जब एक हाथ एक मुट्ठी के तौर पे बनता है तो वो एक हथियार की तरह हो जाता है। तो डिफेंस टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एकजुट रहे और अपने को बी इंडियन, बी अ प्राउड इंडियन, एक प्राउड भारतीय फील करें, और अपने को उस पे होने पे गर्व महसूस करें जैसे एक सैनिक फील करता है। तो आप एक सैनिक हैं, जैसे एक सैनिक सरहद पर है, आप सिविल में एक सैनिक हैं, देश के लिए हमेशा एक सैनिक है, और एक सैनिक बनकर अपना जीवन यापन करें। वंडरफुल। तो आज हमने अमिताभ सर से जाना कि क्या क्या चैलेंजेस आर्मी ऑफिसर्स, सोल्जर्स फेस करते हैं और क्या मिनिमम एक्सपेक्टेशन उनकी रहती है आमजन से। तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इज्जत दे सकते हैं, हम सम्मान दे सकते हैं, भरपूर सम्मान दे सकते हैं, बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। और अगर आप किसी तरीके से किसी सोल्जर की मदद करना चाहते हैं, कोई शहीद हो गया, उनके परिवारों की मदद करना चाहते हैं, तो सर ने हमें बताए हैं तरीके किस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी मैं सभी देशवासियों को डीडी नेशनल, डीडी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कारगिल विजय दिवस पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लौटेंगे बहुत जल्द एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ में।